मिलत टाइम्स में आप सबका खैर मकदम है। आज के इस डिबेट में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जिसका जजमेंट 19 साल के बाद आया है और 127 ऐसे एक्यूज जिन पर यूएपीए लगाया गया, और यूएपीए भी एक ऐसा कानून और एक ऐसी संगीन धारा जिसमें जमानत मिलनी आदमी उसमें किसी तौर पर मुलव्विस है या नहीं है, ये तो बाद में बात आती है, उससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और इसमें 11 महीने 127 लोगों को जेल में रखा गया गिरफ्तार करके, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल हुई। उसके बाद भी वो तमाम 127 लोग जब अपने अपने घर को गए, ये वाकया गुजरात का है और गुजरात के सूरत का है। राजशाही हॉल बताया जाता है। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी, अकलियती उमूर से ताल्लुक रखता था, एजुकेशन को लेकर, मुस्लिम सोसाइटी के ग्रोथ को लेकर, और उसमें वो सारी बहस होनी थी और 3 दिन का बताया जाता था। लेकिन उस प्रोग्राम के बीच में ही सीमी से लिंक के आरोप में इन तमाम लोगों को 127 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। 19 साल के बाद ये फैसला आता है और बताया जाता है कि ये तमाम लोग दरअसल उनका कोई गुनाह नहीं था, कोई लिंक नहीं था, ये तमाम लोग बिल्कुल साफ हैं और इस पर किसी किस्म का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। इन मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं खुद इस केस को देखने वाले और लंबे अरसे तक इस केस में क्या क्या चीजें हुई, कैसी कैसी बाधाएं आई, और इस पूरे केस को 10-11 साल तक लड़ने वाले एडवोकेट खालिद साहब। दूसरे मेहमान के तौर पर हमारे साथ सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हैं, मारूफ समाजी रहनुमा। आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, अफकार मिल्ली के एडिटर हैं। हम तमाम मौजूआत पर इससे जुड़े बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे असल में ये केस क्या था। सबसे पहले एडवोकेट साहब की तरफ आते हैं। आप शुरू से बताइए कि ये क्या मामला था, कैसे ये शुरू हुआ और ये सारी चीजें आपके इसमें आई, नॉलेज में आई और आपने इस केस को लड़ना शुरू किया। असल में ये मामला ये था कि अहमदाबाद सूरत के अंदर ये राजश्री हॉल है, वहाँ पर ये प्रोग्राम होना था ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड के नाम से, और ये 3 दिन का चलने वाला सेमिनार था जिसमें सिर्फ एजुकेशन के ताल्लुक से बात होने वाली थी, और तकरीबन 700 से ज़्यादा लोगों को उसमें मदऊ किया गया था। हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से लोग आने वाले थे, और जो लोग उसमें पहले एक दिन पहले तैयारी के लिए या जिनकी ट्रेनें इस तरह के ऑड वक्त में थी तो वो एक दिन पहले आ गए थे। उसमें भी बहुत सारे लोग एजुकेटेड थे, जैसे कि मौलाना अताउर रहमान वजदी साहब जो सहारनपुर के एक बहुत मशहूर आलिम हैं। उसमें लखनऊ के एक जमील सिद्दीकी साहब जो भी एक बहुत मशहूर शख्सियत है लखनऊ की। एक प्रोफेसर अब्दुल हई साहब जो जय नारायण यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और जो बहुत सारी दूसरी खूबियों के भी हामी है, इवन सीए के पेपर सेट करते थे। तो और भी इसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज अपने एडवोकेट साहब थे, और भी इसमें लोग थे। इसमें एक आसिफ शेख करके अहमदाबाद के थे जो गुजरात यूनिवर्सिटी में जिन्होंने जर्नलिज्म में टॉप किया था। ऐसे बहुत सारे लोग 127 तकरीबन लोग थे जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और रात में तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब ही पुलिस ने उनको सो रहे थे वो लोग हॉल में, तभी रेड कर दी। और उनको पुलिस ने ये फर्जी केस बनाया कि अताउर रहमान वजदी साहब के पास वो कुछ सिमी के फॉर्म थे और वो अब्दुल हई साहब के पास कुछ शायरी थी, उसामा बिन लादेन की, इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनको केस बुक किया। और पुलिस का ये भी कहना था कि उस हॉल में से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा लिटरेचर बरामद हुआ, क्योंकि ये लोग गुजराती जानने वाले थे, उर्दू नहीं जानते थे, इसलिए मदरसे के या कुछ रसीद बुकें या कुछ इस तरह की चीज़ें थी, उसको ये लोग इंक्रीमेंटिंग मटेरियल के नाम पर उसमें उन्होंने सीज किया। मतलब जो उर्दू जबान में कुछ चीज़ें थी उनको इन्होंने बतौर हाँ, इसको इन्होंने बताया कि ये इंक्रीमेंटिंग है और ये अनलॉफुल चीज़ें हैं और आपके पास हैं। और पुलिस ने फिर वहाँ पंचनामा कार्रवाई की, लेकिन आज वो जो भी वहाँ चीज़ें वहाँ से बरामद की ऐसा पुलिस बता रही है, लेकिन वो सारी की चीज़ों में से किसी को भी सील नहीं किया गया था। सीज किया गया लेकिन सील नहीं किया गया। और हमारा उसमें ये इल्ज़ाम था कि ये तो सिमी पर जब 27/9/2001 को बैन लगा, उस वक्त पूरे मुल्क में उसकी ऑफिस पर
कब्जे पुलिस की रेड थी, तो उसमें जो कुछ भी चीज़ें पुलिस को मिली थी उसी को उसने वहाँ शो किया है। तो हमारा ये इल्ज़ाम था कि ये प्लांटेड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने सारे लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए थे वो सिमी के मेंबर्स थे, ऐसा पुलिस का कहना था। लेकिन इस 19 साल की जो कार्रवाई के दौरान पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई कि वो लोग सिमी के मेंबर थे। पुलिस ये भी साबित नहीं कर पाई कि वो लोग के पास ये से तो जो बहुत बड़ा मामला नहीं था, इसमें इतना ज़्यादा वक़्त नहीं लगना चाहिए था। तो कैसे इतना वक़्त लग गया? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और ये हमारे तो व्यूअर्स हमारे भी ये जानना तो हमारी चाहेंगे कि सिस्टम का भी ये तो हमारी सिस्टम का भी मसला है। और साथ साथ में क्योंकि ये केस में पुलिस ने जब भी पुलिस किसी को फर्जी पकड़ती है तो उनको ये रहता है कि वो जितना ज़्यादा डिले हो, जितना ज़्यादा इसमें प्रोलॉन्ग हो। क्योंकि इस केस को भी हम देखने जाएं तो इसमें एक्यूज की तरफ से कोई कभी डिले नहीं हुआ। सारा डिले प्रोसिक्यूशन की साइड से, पुलिस की साइड से हुआ है कि जिन्होंने गवाह पेश करने में काफ़ी वक्त लगाया। और एक एक गवाह को पेश करने में आप समझिए कि इसमें 20 गवाह हुए, यानी तकरीबन हर गवाह को पेश करने में इन्होंने 1 साल लिया। अभी आप तो देखिए कि ये केस 2016 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद फर्दर स्टेटमेंट का स्टेज आता है, वो 2 साल चला। 2018 में वो स्टेज खत्म हो गया। उसके बाद सिर्फ आर्ग्यूमेंट करनी थी, जो आर्ग्यूमेंट 4 फरवरी को सरकारी वकील ने किया, वो सिर्फ आधे घंटे की आर्ग्यूमेंट की उन्होंने। उस आधे घंटे की आर्ग्यूमेंट को वो 2018 में भी कर सकते थे, लेकिन उसको डिले करते करते जब कोर्ट ने उनको बहुत, अभी जो जज साहब थे वो काफ़ी, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से उसको हैंडल भी किया। और उन्होंने जब को सरकारी वकील पर दबाव बढ़ाया कि नहीं आपको आर्ग्यूमेंट करनी ही पड़ेगी, तो उन्होंने 4 तारीख को आर्ग्यूमेंट किया। और उसकी बात की फौरन डेट पर उन्होंने हमको 15 तारीख को सुना और 6/3 को उन्होंने फैसला दे दिया। तो इसमें जो 127 लोग थे सब बरी हो गए क्या? कोई ऐसे भी केसेस हैं जिसमें अभी वो कोई जेल में हो या इससे नहीं, जुड़ा इसमें कोई केस? 127 लोग थे, इसमें से 7 लोग की डेथ हो गई और 5 लोग दूसरे केस में, यानी इसी केस को बेस बनाकर उन 5 लोगों को, एक अहमदाबाद में 2008 में ब्लास्ट बम धमाके हुए थे, उसमें उनको गिरफ्तार किया है। और उनका भी केस चल रहा है, अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। उसमें भी आर्ग्यूमेंट अभी चल रही है हमारी तरफ से। ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे। कासिम साहब, आपसे हम इस पूरे मामले पर, पूरे घटनाक्रम पर आपका पहला रिमार्क क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, असल में हमारे मुल्क में पहली बात तो ये है कि फर्जी केसेस बनाए जाते हैं और उन पर यूएपी अप्लाई किया जाता है, सख्त से सख्त कवानीन लगाए जाते हैं ताकि उनको आसानी से बेल ना मिले। केस को डिले किया जाता है और फर्जी गवाह खड़े किए जाते हैं। और इस तरह से आप एक आदमी के यानी एक आदमी की जिंदगी के ऊपर में बड़े मसाइल खड़े कर देते हैं। आप मुझे बताइए कि ये लोगों का 20 साल लगे इस केस को निपटारे में। और इसमें जैसा कि ये वकील साहब बता रहे थे कि बहुत ही प्रोफेसर हजरात और बहुत ही प्रोमिनेंट लोग समाज के, दानिश्वर, उल्मा, ये पूरे प्रोमिनेंट लोग ये हैं हमारे समाज के। अब आप सोचिए कि इनके साथ जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, इनको जो समाजी मसाइल खड़े हुए, यानी आप देखिए जिस आदमी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाता है और आप सिमी का किसी को बना दिया जाता है तो फिर समाज भी उससे दूरी बनाता है। तो आपने समाज के अंदर इनको अछूत बना दिया। और बहुत सारे जो लोग इसके अंदर मौजूद थे, किसी के जॉब चली गई, किसी के बिजनेस खत्म हो गए और किसी के जो इंक्रीमेंट वो रोक दिए गए। तो ये एक तरह का ट्रॉमा पैदा किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे, पहली बात तो ये कि वकील साहब सही कह रहे थे कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो डिले होता है और एक लंबे अरसे तक किसी एक आदमी को एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना होता है, और उसके अलावा जो पुलिस इस तरह के बेहुदे इनके इल्जामात के तहत लोग गिरफ्तार करती है और जब उनका एक्विटल होता है तो पुलिस पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। जिन लोगों ने फंसाया था, जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरे ख्याल से वकील साहब खुद बताएंगे, ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग इसमें केस में यानी वो कर रहे थे, जिन्होंने कंप्लेंट की, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनका प्रमोशन हो गया, उनको प्रमोशन मिल गया इसके ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि इस केस का एक और लक्ष्यूना है जो मेरे ख्याल से वकील साहब इस रोशनी डालेंगे कि जो आदमी कंप्लेंट है इसके अंदर, वही आदमी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी है। जिसने शिकायत दर्ज की है वही इस केस का इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। और फिर ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये सिमी के मेंबर थे, आपका सबूत क्या है? आप साबित नहीं कर सके सिमी के मेंबर्स थे। आपने जो मटेरियल उनके खिलाफ दिया है बिल्कुल बेबुनियाद मटेरियल है, वो उसके बुनियाद पे कोई इल्जाम नहीं लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है, ये बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजन है। और अब यानी 2001 में तो उतना सख्त नहीं था जितना सख्त अब बना दिया गया है। और अब सूरत हाल ये है कि अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना होता है
और उससे बहुत मामूली इल्जामात भी होते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि अदालत में साबित नहीं हो सकेगा, बेगुनाह होकर निकल आएगा, तो सबसे पहले उस पर यूएपीए लगाते हैं और उसके बाद फिर आर्म्स एक्ट और बहुत सारी चीजें लगा देते हैं। तो ये जो सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर, इस सूरत हाल के सिलसिले में बहुत गौर करने की जरूरत है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट और इस तरह के जितने ड्रैकोनियन कवानीन हैं, ये ब्लैक लॉज हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारे यहाँ का कानून है, उस कानून के अंदर इन सब चीजों के बारे में अच्छा खासा वो मौजूद है, इसके लिए किसी ड्रैकोनियन प्रोविजन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो अच्छा, मैं इस पर आगे आपसे बात करेंगे इलियास साहब। मैं वकील साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो यूएपीए लगाया जाता है और पूरा मीडिया मुंगर होता है, पूरा माहौल बना दिया जाता है, और बहुत सारे केस में ऐसा देखा जाता है, चूंकि इसमें किसी भी तरह का कोई गवाह, कोई वकील ऐसा नहीं होता इस्तगासा की तरफ से कि बाज़ाब्ता इस केस को आगे बढ़ा सके और उस पर बहुत सारे लोगों के कंसर्न में ये बात आ सके, लोग इस पर आगे बढ़ सकें। ये जो मीडिया के जरिए पूरा एक ड्रामा और एक पूरा वो रचा जाता है, एक असैसिनेशन किया जाता है कैरेक्टर का, इसका क्या असर आपकी अदलिया पर और आपके वकील पर, सरकारी वकील पर और जजेस पर भी होता है, या वो दलाइल की बुनियाद पर या जो कन्विक्शन होता है उसकी बुनियाद पर वो फैसले आगे बढ़ते हैं? नहीं, इसमें क्या है कि जो कुछ भी पुलिस का काम तो ये होता है कि चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर देती है। अब अदलिया को तो उसी चार्जशीट के बेस पर आगे बढ़ना होता है कि उस चार्जशीट लगाएं, चाहे वो सही है कि गलत है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी मीडिया जो ट्रायल बना दी जाती है, और हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत पहले से चलती है कि जो चीज़ एक बार मीडिया में हाईलाइट होती है, मीडिया उसको बहुत दिनों तक, जैसा कि ये 2001 में भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये गिरफ्तारियां हुई थी, तब लोकल न्यूज़पेपर में इतनी जोर शोर से बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ये टेलीविज़न मीडिया का कम वो था, प्रिंट मीडिया का ज़्यादा असर था। तो सूरत में ये हालत थी कि मुझे एडवोकेट की हैसियत से भी वहाँ पर किसी होटल में ठहरना होता था तो मुश्किल कर दिया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गिरफ्तारी के बाद फ़ौरन, तो वहाँ पर भी पुलिस ने छापे मारे और लोगों को डराया धमकाया, तो लोग हमको कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे इस केस नहीं, बार बार मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सही कहा कि कमरा नहीं मिला। बार बार ऐसा भी देखा गया है कि बार काउंसिल की तरफ से भी जो एक एक्सट्रीम फोर्स है, वो जो है, अगर कोई कन्विक्ट है दहशतगर्दी के मामले में, अभी कुछ साबित नहीं हुआ, बस सिर्फ इल्जाम लगा है और वो बाद में बेगुनाह भी होता है। खासतौर से यूएपीए का जो डेटा है वो यही कहता है कि जो भी कन्विक्शन हुआ है उसमें ज्यादातर लोग बरी हुए हैं, लेकिन एक पूरा माहौल, लोगों से दूरी बढ़ती जाती है। बल्कि मीडिया संस्थानों के अलावा अदलिया में जो बार काउंसिल है और उसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी दूसरी कम्युनिटी से आते हुए ये हमेशा हंगामा खड़ा कर देते हैं कि भाई ये दहशतगर्दी है, इसका केस लड़ नहीं सकते। मैं वही बात कर रहा था कि एक तो ये बाहर का ये माहौल था, तो इस माहौल का जब असर होता है तो वो प्रेशर बनता है, क्योंकि जज साहब भी आखिरकार तो इंसान है, और जो हमारे बार काउंसिल, तो वो एक प्रेशर जो बनता है, तो उसके तहत वो ज़्यादातर ये होता है कि भाई ठीक है, इतनी हाई प्रोफाइल चीज़ है, उसको तो थोड़ी दिन के टाला जाए, माहौल का हल्का होने दिया जाए। इसीलिए जो कि ये यूएपीए वाला जिस एक्ट में ये लोग बरी हुए हैं, ये पुराना एक्ट है 2004 से पहले वाला, जिसमें सिर्फ 7 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट का था और मिनिमम 2 साल की पनिशमेंट की इसमें वो थी। तो इसमें तो जामीन फ़ौरन मिल जानी चाहिए थी, दूसरे या तीसरे दिन जामीन मिल जानी चाहिए थी। लेकिन उस प्रोविज़न की, यानी हमारे यहाँ उमूमन ये होता है कि 2 साल की या 5 साल की जिसमें प्रोविजन होते हैं उसमें फ़ौरन बेल मिल जाते हैं, कोर्ट में उसी दिन बेल मिल जाते हैं। लेकिन इसमें उस बेल को लेने के लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ा, और हाई कोर्ट में भी बेल 2 फरवरी में फाइल किया गया था, तो उसको नवंबर महीने में उनको बेल मिला, और उसमें 4 लोगों के लिए तो उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल लेना पड़ा। तो ये उसी का असरात है जो मीडिया में जब ये ट्रायल होने लगता है, तो ये अदलिया पर भी आपने बस सही कहा कि इसके असरात होते हैं। और दूसरी बात इस केस में ये है कि जो लोग इतने सालों के बाद रिहा होते हैं, अभी अब देखिए कि पुलिस क्या होता है कि इतने सालों तक उनको परेशान करती रही, कभी रात में एटीएस आती है, कभी लोकल क्राइम ब्रांच आती है, परेशान करती है। लेकिन अब ये बरी हो गए, उसके बाद भी मैं नहीं समझता कि पुलिस कभी इनको जब भी अगर हिंदुस्तान में आइंदा खुदा ना खास्ता कोई मामला बनता है तो पुलिस फिर जाएगी इनके घर। तो ये चीज़ें तो, और जैसा कि मैंने देखा, मैंने एक और ट्रायल चलाया था यहाँ अहमदाबाद का, बहुत हाई प्रोफाइल केस था जिसमें अक्षरधाम पर हमला हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया 6 लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ये उसमें ये कहा कि तुमने साक्षियों के साथ मिलकर पुलिस वालों ने इनको फंसा दिया। इतने सख्त कमेंट सुप्रीम कोर्ट के होने के बावजूद जब वो
मुफ्ती अब्दुल कय्यूम थाने में वो अपना पासपोर्ट के लिए जाते हैं तो थानेदार उसको बाकायदा राइटिंग में कहता है कि तुम अक्सरदाम केस के आरोपी हो। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर वर्डिक्ट के बाद भी थानेदार बिल्कुल बिला हिचक लिखता है कि आप इसमें मुलजिम हो। तो ये हमारे यहाँ चीज़ें होती है कि ये जो टैग लग जाता है एक बार, ये आपको पूरी ज़िंदगी फिर बाद में ढोना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया कासिम साहब। मैं इसमें जो देख रहा हूँ कि SIM का नाम आ रहा है और व्यूवर्स के लिए काफ़ी साल हुए, काफ़ी वक्त हो गया SIM पर बैन लगा था। तो ये SIM की क्या शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, ये कौन लोग थे और क्या एक्सट्रीमिज्म ऐसा था जिसकी वजह से स्टेट ने बैन किया, क्या चीज़ें ऐसी थी? आप इसमें इस पर रोशनी डालें। देखिए, SIM मुस्लिम तलबा और नौजवानों की, बल्कि इस्लामी तलबा और नौजवानों की एक ही बहुत ही साले तंजीम थी और ये अब अप्रैल 1977 में 1977 में कायम हुई थी अलीगढ़ में। और ये हिंदुस्तान के अंदर आप समझती हैं कि मुस्लिम तलबा के अखलाक किरदार की तामीर के लिए काम कर रही थी, साले माशरे की तश्कील के लिए काम कर रही थी, तलबा यूनिवर्सिटी में कॉलेज पढ़ने वाले लोगों को बामकसद ज़िंदगी गुजारने पर आमादा कर रही थी और बहुत सारे गैर मामूली काम उसने अंजाम दिए थे। और उसके नतीजे में उसका फैलाव बढ़ रहा था, उसकी मेंबरशिप बढ़ रही थी, लोग उससे करीब आ रहे थे, मुस्लिम तलबा के अंदर एक अच्छी फिजा बन रही थी, गैर मुस्लिम तलबा से बहुत से ताल्लुकात कायम हो रहे थे। और ये वो सब लोग थे जो कॉलेज के अंदर भी अपनी कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों में टॉप पोजीशंस पे थे, यानी अच्छे स्ट्रीम्स में पढ़ने वाले लोग थे, अच्छे परफॉर्म करते थे और फिर साथ साथ काम भी करते थे। 2001 में जब इस पे बैन लगा तो जाहिर है कि उस वक्त में वाजपेयी सरकार यहाँ पे इक़्तिदार में थी और 9/11 का वाकया हो गया था। 9/11 के वाकये की जद में इन्होंने पार्लियामेंट पे एक अटैक हुआ, उसी जमाने में इसके ऊपर बैन लगा दिया। सवाल ये पैदा होता है कि पहले बैन 2 साल की लगा करता था, 2 साल के लिए बैन लगा और जो ट्रिब्यूनल होता है उस ट्रिब्यूनल ने उसको कंफर्म कर दिया। फिर 2 साल कंप्लीट होते थे, कंप्लीट होने से पहले ये जो बैन लगा, कासिम साहब इस पे थोड़ी क्लैरिटी चाहते हैं। ये जो बैन लगा वो क्या होम ग्राउंड क्या था, सरकार की तरफ से या अदलिया की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्या इसका होम ग्राउंड था जिसको कहकर ये बैन लगाया गया? देखिए, इल्जाम ये लगाया गया था कि ये 2 कम्युनिटी के दरमियान में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इल्जाम ये लगाया था कि ये पैन इस्लामिक सिस्टम कायम करना चाहते हैं। तीसरा इल्जाम ये लगाया था कि इनका हमास से ताल्लुक है, हमास जो फलस्तीन की तंजीम है। और चौथा इल्जाम ये था कि ये नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। टेररिज्म का इल्जाम नहीं था पहले बैन में, पहला जो बैन लगा इस पर टेररिज्म का इल्जाम नहीं लगा था। और आप अंदाजा लगाइए कि इसमें से यानी कोई भी बात, देखिए ट्रिब्यूनल तो ये होता है कि सरकार एक ट्रिब्यूनल बनाती है और जब ट्रिब्यूनल के अंदर हमने ये आर्गुमेंट किया था, यानी मैंने उस पहले ट्रिब्यूनल के अंदर मैंने पैरवी की थी SIM की तरफ से, सिमी की तरफ से, इसलिए सब लोग गिरफ्तार हो चुके थे। तो मैं और रिजवी साहब थे रेडियंस के साबिक एडिटर, वो हम दोनों ने इसकी पैरवी की थी। तो हमारे वकील ने ये बात रखी उनके सामने कि साहब ये जो गवाह के तौर पे जिनको पेश किया गया वो सब पुलिस के अफसरान हैं, सब सरकारी लोग हैं, एक भी कोई ऐसा गवाह नहीं है जो बाहर से लाया गया हो। और फिर ये कि जो इन पर कोई साबिक में कोई केस नहीं है, ये जितने ट्रायल केसेस हैं, यानी जो अभी केसेस में बना के केसेस दाखिल पर हमारे जो जज साहब थे पहले ट्रिब्यूनल के, उन्होंने ये कहा कि साहब ये कोई अदालत नहीं है, ये तो एक ट्रिब्यूनल है और अदालत में आप जाइए, सब लेके मसले जितने भी है, मैं तो इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म कर दिया। उसके बाद फिर ये दूसरा बैन लगने से पहले हम ये देखते हैं कि एक माहौल तैयार किया जाता है मीडिया के अंदर, ये लोग पकड़े गए, वहां से पकड़े गए, तीसरे यहाँ से पकड़े गए, यहाँ बम ब्लास्ट हुआ और फिर 2-4 लोग सिमी के पकड़ लिए गए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गई है, वो काम नहीं कर रही है, उसके लोग गिरफ्तार हैं, तो फिर सरकार को ये कैसी वो है कि इत्तला लोग काम कर रहे हैं, मौजूद है। फिर उसके बाद दूसरा बैन लगा दिया, दूसरे बैन लगा दिया गया। तो आप सोचिए अब तक 7 बैन लग गए हैं और आखिर में ये इसमें चूंकि यूएपीए में तब्दीली हो गई तो उसमें आपके अब 5 साल के लिए बैन लगता है, पहले 2 साल के लगा करता था, 5 साल के लिए बैन लगता है। और आप देखिए ये सब के सब सातों के सातों बैन जो है, अच्छा दरमियान में एक गीता मित्तल ने तीसरा बैन जो था उसको उसमें बैन को कह दिया कि ये बैन गलत है, उसने बैन हटा दिया। उसी वक्त सरकार जो थी, हालांकि वो कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त सरकार
सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जो लोगों पे बैन लगा उनको वहां मौका नहीं देगा सफाई का। और सुप्रीम कोर्ट ने उसने ये कहा कि भाई ये जो हटाया गया ये गलत हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर सुनवाई ये किस सन की बात है, ये कब की बात है डॉक्टर साहब? 2008 क्लैरिफाई 2008 है। ठीक, 2006 की बात है ये, 2006 की बात। तो उसमें ये हुआ फिर कि साहब जब उसको उन्होंने पहले कुछ दिन के लिए कहा कि अच्छा ठीक है आप इस बैन कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद उसको परमानेंट कर दिया। आप सोचिए कि यानी पहले तो बैन सरकार ने लगाया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया बैन उसके ऊपर में। फिर आप सोचिए कि इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जितने वो ट्रायल केसेस थे जिसको बुनियाद बना के इन्होंने बैन लगाया था उसमें सबका एक्विटल हो गया, और लेकिन वो बैन बाकी है अभी तक के। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 7 केसेस अदालत में चल रहे हैं, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और आप सोचिए कि आप सवाल ये पैदा होता है कि इसका फैसला कहां पर होगा। तो ये अजीबोगरीब उनका कानून है और अदलिया का रवैया बहुत ही नामाकूल किस्म का है और इसको डिले किया जा रहा है बार बार। और जाहिर बात है कि एक तंजीम को, यानी आप सोचिए 2001 में वो तंजीम पे बैन लगा था और इस तंजीम की जो मेंबरशिप होती थी वो मेंबरशिप सिर्फ 30 साल की होती थी। वो सब के सब लोग रिटायर्ड हो गए, कोई अब उसका बाकी नहीं रहा आदमी, लेकिन बैन कंटिन्यू है साहब। हर बार बैन बढ़ता है, कुछ लोग नए कहीं से लाके गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, कुछ वाकया से उनको छोड़ दिया जाता है और फिर उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बड़ी बड़ी पैथेटिक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट खालिद साहब से हम जानना चाहते हैं कि इस मौजू पर आपने जितने कन्विक्शन किए लोगों से, सरकार और इस्तगासा के दरमियान जो बहस होती थी वो क्या सूरत कैसे होती थी, और जो बाहर से लोग सूरत पहुंचते थे कई इलाकों से, बड़े सारे लोग बहुत ही मजबूरी की हालत में और बड़ी सारी परेशानियां उनके साथ पेश आई हैं, जैसा कि दिखाया गया है मीडिया में और बताया जा रहा है। तो कैसे ये केस चला, क्या लोग कैसे बेयर करते थे इतना पैसा जो महीने में 2 महीने में वहां पहुंचते थे, उनकी जो बाधाएं थी, आपकी अपनी जो बाधाएं थी, वो कैसा सफर रहा इस 11 साल में? आप इस पूरे केस को देख रहे थे, मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। इस केस का एक्सपीरियंस असल में 19 साल का एक्सपीरियंस है। और 2001 में जब ये केस बना तब मैं एडवोकेट तो था लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, यानी वहाँ पर कोई एडवोकेट खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं था। तो उस वक्त तो मैं इस प्रैक्टिस में आया इस केस को देखने के लिए, और मैंने ये देखा कि लोगों के पास इसमें कुछ ही लोग थे जो साहिब हैसियत थे कि जो वकील की फीस या कुछ बेयर कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे साहिब खैर हजरात आगे आए जिन्होंने इस केस में फीस और इनिशियल खर्चे वगैरह को बेयर किया। उसमें आज भी अभी भी जो आखिरी फैसला आया उस वक्त भी तक भी जो हमने लोगों से सिर्फ पर पर्सन 1000 रुपये या 2000 रुपये मांगे तो वो भी देने के लिए कई लोगों के पास अभी भी नहीं है, कि उनकी जॉब चली गई है और दूसरे परेशानियां हैं कि उस हैंड टू माउथ है। यानी कि इस तरह के लोगों को भी उसमें फंसाया गया था कि जो लोग सिर्फ वहाँ पर हेल्प करने के लिए आए थे, यानी कि 3 दिन का प्रोग्राम होना था, तो सीधी के लोग, कुछ लोग वहाँ इस तरह के होंगे जो दरी बिछाने आए होंगे, जो कुर्सी लगाने आए होंगे, ऐसे कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो उनकी परेशानियां भी बहुत थी। और इस पूरे मिकदार में आप देखेंगे कि ये कई लोगों की जॉब चली गई, पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया, बाद में जॉब चली गई। उसमें एक सूरत के एक साथी हमारे हैं आसिफ सरबती साहब, जिसका कल NDTV पर बताया भी गया कि वो आदमी मुलाजिम था लोकल म्यूनसिपल बॉडी में और उसको उसकी जॉब चली गई तो बाद में वो रिक्शा चलाने पर मजबूर है। अब उसके 4 बच्चे हैं, सबके सब ब्रिलियंट हैं। अब वो मेडिकल में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में कर रहा है, तो वो आदमी अब उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों की ज़कात खैरात पर वो डिपेंडेंट है। इसी तरह से और एक डॉक्टर साहब अहमदाबाद के थे जिनकी जॉब, वो यूनानी का दवाखाना अहमदाबाद में सिर्फ एक ही था कॉरपोरेशन का, वो उनकी भी जॉब चली गई और वो दवाखाना बंद हो गया। ऐसे कई एक अहमदाबाद के साहब थे जो इसरो में थे और उसके बाद एक बहुत एयरटेल और इस तरह की कंपनी में अच्छी पोजीशन पर थे, लेकिन उनको भी इस केस की वजह से हर बार दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए और आखिरकार उनको इतनी सलाहियतमंद होने के बावजूद प्राइवेट कंपनी में जॉब करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे केसेस इसके में है कि जिन लोगों को बहुत परेशानियाँ होने के साथ वो आते थे, उनके पास यानी सूरत आने के लिए भी कई बार पैसे नहीं होते थे, इसलिए हमने फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सब लोगों की अब ज़रूरत भी नहीं है, हम इनकी आइडेंटिटी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। इसलिए फिर कोर्ट ने हमको 205 के अंदर एक वो दिया कि अब ये लोग नहीं आएंगे तो चलेगा। इसलिए उनकी दुश्वारियां ख़त्म हुई कोर्ट की पेशी पर बार बार आने की,
तो फिर बाद में ये सारे लोगों को कोर्ट में आना की जरूरत नहीं थी, सिर्फ लोकल सूरत के लोग इसमें आते थे। तो बहुत जी सारी बहुत बहुत चैलेंज शुक्रिया। मैं इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, चूँकि अभी आप कोर्ट परिसर में भी है, आपने कहा था कि आपका हाँ अभी वहाँ जाना है आपको, आपके पास वक्त कम है। आखिरी रिमार्क के तौर पर ही मैं जानना चाहता हूँ, ये जो 5 लोग इसी केस से जुड़े हैं और जो इस वक्त जेल में हैं शायद, तो क्या उनके केस में क्या इस वक्त तक क्या ग्रोथ है या क्या अभी तक बताया जा रहा है, या क्या वो उनकी केस भी गिरफ्तारी जो हुई है क्या वो रिहा होंगे, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या चल रहा है इस केस में? अभी इलियास साहब बता रहे थे उसी तरह का वो मामला भी है कि 2008 में जो बम धमाके हुए थे अहमदाबाद में, उसमें ये सारे केसेस में नहीं, उसमें जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है तो वो अलग अलग केस, उनके पास पहले के पेंडिंग केसेस थे, उसमें से उनको उठा के यहाँ ले आया और कहा कि इन्होंने धमाके किए हैं। और वो भी 12 साल से केस चल रहा है, उसमें कई ऐसे लोग हैं कि जिनके खिलाफ कोई सबूत आज की डेट में भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल से बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है 2 लोगों की। तो वो केस में भी अभी फाइनल आर्ग्यूमेंट के स्टेज पर है, कल से हमारी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई है उसमें, और मुझे तो उसमें भी पूरी उम्मीद है कि वो तमाम लोग उसमें बरी होंगे। और क्योंकि जो लोग इस सूरत वाले केस में थे 5 लोग, उनके खिलाफ भी अहमदाबाद के केस में कोई पुख्ता सबूत है नहीं, तो इंशाल्लाह उस केस में भी ये लोग जल्दी बरी होंगे। और आज भी जिस केस के लिए मैं अभी जाने वाला हूँ, वो भी औरंगाबाद के 2 लड़के सिमी के नाम पर पकड़े गए थे, उनका भी फैसला कुछ चंद मिनटों के बाद होने वाला है, तो वो भी इंशाल्लाह उसमें बरी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद शेख साहब। कासिम रसूल इलियास साहब, आखिरी रिमार्क के तौर पर मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। ये यूएपीए के केस में ख़ासतौर से जो मीडिया का, इससे पहले भी मैंने पूछा था वकील साहब से, मीडिया का जो एक पूरा ट्रायल चलता है, तो आप इसको किस हैसियत से देखते हैं? क्या जज पर ये असरअंदाज होता है, या अगर जज पर असरअंदाज होता है तो क्या हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो क्या इस तरीके का असरअंदाज हो जाना, उसके बाद फैसला आना, या गवर्नमेंट का या स्टेट का रिस्पांस करना, जो कन्विक्शन हो रही है या जो इस धारा में पकड़े गए हैं, ये क्या उसके खिलाफ ज्यादती नहीं है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसमें किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ है, उसके मीडिया ट्रायल की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल मतलब है कि आप एक आदमी को कोर्ट का, देखिए ये कानून का ये बुनियादी नुक्ता है, कोई आदमी जब तक कन्विक्शन ना हो उस वक्त तक बेगुनाह है। तो एक बेगुनाह आदमी को आप, यानी उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी उसका केस चल रहा है, एक बेगुनाह आदमी को इतना आप उसके बारे में कहते हैं कि समाज के अंदर गालिबन वो टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाता है। आपको मैं बताऊं कि मुझे खुद इस मामले में बहुत सख्त हालात से गुजरना पड़ा था, जब 2016 में उमर खालिद को जेएनयू मामले में जब गिरफ्तार यानी किया था गया था, और उसके बाद जो मीडिया ने इतना बड़ा दहशतगर्द बता दिया उसको, और ये कहा कि वो 2 बार पाकिस्तान जा चुका है और वो इतना उसने कॉल किए हैं। मैंने दूसरे दिन मीडिया में आगे कहा, साहब जिसके पास पासपोर्ट तक नहीं है वो पाकिस्तान कैसे चला गया? तो और आप सुनिए, उस वक्त इतना माहौल खराब हो गया था कि हमें बाहर निकलते हुए डर लगता था। मैं जब मीडिया में जाने की बात कर रहा तो मेरे घर के लोग, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे कहने लगे आप मत जाइए, कि आपका भी ताल्लुक सिमी से रहा है, आपको भी ये लोग कुछ ना कुछ बना देंगे उठाकर। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो अभी अब खुद इस वक्त सीए के अंदर जो लोग गिरफ्तार हैं, उनके सिलसिले में भी यही हो रहा है माहौल। तो ये अदालतों को इस पर चेक लगाना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत तरीका है कि अभी वो आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ है और मीडिया उसको दुनिया का यानी सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा मुजरिम साबित कर देता है अदालत के अंदर, अपने मीडिया के अंदर। वही किसी शायर ने कहा था, वही कातिल वही मुंसिफ वही शाहिद ठहरे, अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर। तो ये जो सिचुएशन है बहुत खराब है और ये इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जुडिशरी पे एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है और समाज को बहकाने की कोशिश की जाती है मीडिया के जरिए से। ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक बात तो ये है कि मुझे इस जी बताइए। जी, अब आखिरी बात मैं खालिद साहब से करना चाहूँगा कि ये इस वक्त जो बेगुनाह जितने लोग हुए हैं, तो क्या अदालती कार्रवाई में बेगुनाही के बाद 19 साल का जो अरसा है, एक तवील अरसा होता है, तो इसमें जो लोग, जिन लोगों के ख़ानदान बर्बाद हुए, जिन लोगों के जॉब्स चले गए, तो क्या ये कानून इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इतने जो वक्त बर्बाद हुए और चीज़ें बर्बाद हुई, तो इसको जो लोग इसमें मौजूद थे, जो बरी हुए, उनको कुछ मदद होनी चाहिए या कुछ मिलना चाहिए? क्या इस तरह का कोई प्रावधान है? क्या इस तरह का कोई कानून है? या
कैसे आप देखते हैं? यूएपीए में तो फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कोटा में प्रावधान था। उसके बावजूद भी हमने देखा कि जो कोटा में रिलीज हुए, जिनको एक्विट किया गया, उनको भी अब तक कुछ नहीं मिला। और यूएपीए में तो प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारे नॉर्मल लॉ में है जो कंपनसेशन का लॉ है, लेकिन वो एक सिविल प्रोसीजर है। और आप देखते हैं कि क्रिमिनल केस को निपटते हुए 19 साल हुए, तो आप सिविल मैटर का तो क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। तो इसमें प्रावधान तो हमारे यहाँ है सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम जो जैसा इलियास साहब ने बताया, इस तरह से सिस्टम हमारे यहाँ बहुत स्लो है, इसलिए लोग सिस्टम में फिर जाने के बजाय लोग अपना दुखड़ा लेकर बैठते हैं, या अपनी समाजी तौर पर कहीं से भी उनको अपनी हेल्प तलाश करते हैं। और फिर वो, क्योंकि वो चाहते हैं दोबारा फिर से सिस्टम में, उसी सिस्टम में रगड़ना, उसी कोर्टों में दोबारा जाना पसंद नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो आप कल से मेरे पर भी बहुत दबाव है, कई लोगों का इसमें प्रेशर आ गया कि आप कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। एक्यूज की जो लोग रिहा हुए इसमें, वो लोग कह रहे हैं हमारे को कुछ कंपनसेशन दिलवाइए। तो अब देखो, उनसे हम लोग मशवरा कर रहे हैं कि उसमें क्या किस तरह से हो सकता है। तो उसके लिए आगे की कानूनी कार्रवाई जो कुछ भी बन पड़ेगी वो करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी रिमार्क और कासिम साहब से इस पूरे मसले पर, कि देखिए इतने सारे घर बर्बाद हो गए, इतने सारे लोगों की जिंदगियां पर एक ब्लैक स्पॉट जो काला धब्बा है, अब वो समाज में अछूत समझे जाने लगे हैं। और लगते हैं जब जिस किसी पर भी ये धारा लगती है, ये संगीन धारा, सिर्फ ये नहीं है कि आदमी बरी हो जाने के बाद ये धब्बा खत्म हो जाता है। ये धारा ऐसी है जिसके बाद इंसान बहुत फूक फूक पर कर कदम रखता है। और ये इतना वक्त लोगों का इसमें चला जाता है, फिर जाकर कोर्ट से ये फैसला आता है। इस तमाम मामले पर आपकी क्या राय है, क्या आखिरी टिप्पणी है आपकी? देखिए, दो बातें मुझे कहना है। ये जो ब्लैक लॉ है, ये जो टेररिस्ट के एक्ट बने हैं, अब तक जितने भी बने, सबसे पहले टाडा बना था 1985 में। 10 साल टाडा रहा, 67,000 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, 67,000 लोग गिरफ्तार हुए, और उसमें 1% कन्विक्शन हुआ, यानी 99% लोग बेगुनाह थे। सवाल ये पैदा होता है कि 99% जो लोग बेगुनाह थे, उन लोगों को, जिन लोगों ने फंसाया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो कानून के अंदर ये प्रोविजन होना चाहिए कि अगर किसी को बेगुनाह फंसाया गया, तो फिर जो लोगों ने फंसाया था उनको उस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर वो इल्जाम लगना चाहिए। दूसरी बात मुझे कहनी है कि देखिए, मैं भी एक बच्चे को जानता हूँ जो 17 साल की उम्र में, यहाँ दिल्ली में आमिर लड़का था, 17 साल की उम्र में कोटा के तहत गिरफ्तार हुआ था, और उसका जो वो रिलीज हुआ है 34 साल की उम्र में, यानी 17 साल जेल में रहा वो बच्चा। आप सोचिए कि पूरी जिंदगी तबाह हो गई, पूरी जवानी खत्म हो गई, और उसके बाद वो इस काबिल उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। वो उसकी माँ बीमार पड़ गई, कोई इलाज करवाने वाला नहीं था, वो अकेलौता घर का लड़का था। तो ऐसे कितने केसेस है, कितनी जिंदगी तबाह कर रही है ये निजाम। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि इसके अंदर कंपनसेशन का प्रोविजन होना चाहिए। जितने लोग फंसे गए हैं, जिनकी मुलाजमतें गई है, जिनका बिजनेस गया है, ये इसी केस के अंदर वकील साहब ने खुद बताया कि आसिफ शेख जो था वो टॉपर था जर्नलिज्म का, उसको जो है कोई जर्नलिज्म जॉब ही नहीं मिला, किसी ने जॉब नहीं दिया, वो किस तरह मारा फिरता रहा, कितने बिजनेस तबाह हो गए लोगों के। तो कंपनसेशन में मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने इनको फंसाया था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप लोगों का वक्त कीमती है। हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम से जुड़े और भी दूसरे प्रोग्राम में हम आपको जहमत देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। अपने व्यूअर्स से भी दरख्वास्त करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपका क्या सुझाव है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया।